जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले कुछ दिनों से हम देश में व्याप्त कोचिंग माफिया पे एक सीरीज बना रहे हैं कि कैसे हमारे देश में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो एक सिस्टम है उस पे कोचिंग माफिया ने किस तरीके से कब्जा कर लिया है और न सिर्फ वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं बल्कि किस तरीके से वो लाखों बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। कैसे सिस्टमैटिक तरीके से ये कोचिंग उद्योग, कोचिंग माफिया हमारे होनहार बच्चों को मार रहा है। दे आर लिटरली किलिंग देम। इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने जहाँ तक चर्चा की तो उसके बाद मैंने कहा था कि यदि आप किसी कोचिंग मंडी में, किसी कोचिंग नगरी में जा रहे हैं तो उससे पहले खुद से 4 सवाल पूछिए कि भैया मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ, मैं ये डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ, मैं कितना कष्ट बर्दाश्त कर सकता हूँ और मैं कितनी असफलता झेल सकता हूँ, मैं कितना एकाग्रचित्त होकर कितने लंबे समय तक कोशिश कर सकता हूँ, मैं अपना मोटिवेशन लेवल कितना मेंटेन रख सकता हूँ। ये सारे 4 सवाल पहले अपने से पूछ लीजिए। यदि आपको इन चारों सवालों का उचित उत्तर मिल जाए तब दिल्ली या कानपुर, मुंबई, लखनऊ, कोटा, सीकर ऐसी मंडियों की तरफ रुख कीजिए। तो मान लीजिए आपको इन 4 सवालों का जवाब मिल गया तो उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होता सब यह है कि लड़का आमतौर पे वहाँ कहीं बनारस, पूर्वांचल, गोरखपुर, पटना, हाजीपुर, दरभंगा, भागलपुर से जो है ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ जाता है। तो सब जब दिल्ली आता है तो उसके पास किसी एक भैया का नंबर होता है और वो भैया कुछ सालों से मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में भैया तैयारी कर रहे हैं। और गांव देहात में भैया का बड़ा नाम है कि भैया जो है आईएएस की तैयारी करत हुआ। मतलब भैया के घर वाले भैया को ऐसे प्रेजेंट करते हैं इलाके में, मतलब कि भैया का नाम लेता है सबको जो है ऑर्गेज्म हो जाता है। ओ भैया आईएएस की तैयारी करते हो। भैया कभी कभी साल में एक आध बार जब गांव जाते हैं तो इतनी मोटी ना 2-3 ठो किताब लेके जाते हैं इस, और पूरा गांव जुट के खाली वो किताब देखने आता है। अरे कहो भैया इतना पढ़ला, मेरा बेटा इतना पढ़ाई करती है। माँ जो है ना देसी घी का हलवा बना बना खिलाती है क्योंकि भैया इतनी मोट किताब पढ़ते हैं। एक गधा पे वो किताब आएगी अगर दोनों तरफ लाद दिया जाए तो ऐसे एक भैया का नंबर होता है लौंडे के पास। तो वो भैया के पास पहुंचता है। तो मुझे ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति ने सुनाई है जो आज जिन्होंने सीएससी क्रैक किया था और आज एक बड़े पद पे केंद्र सरकार में नौकरी करते हैं। तो उन्होंने अपना किस्सा बताया कि हम जब दिल्ली पहुंचे तो क्या हुआ। तो सब इत्तेफाक से इनकी किस्मत बड़ी अच्छी थी। ये जिन जनाब ने मुझे एक कहानी सुनाई ना कि ये 2 भाई जो है दिल्ली गए थे पूर्वांचल से, यूपी से। और जो बड़का भैया था ना वो बहुत खड़ूस आदमी था और मतलब एक बड़ा भाई छोटे भाई पे जो जो अत्याचार कर सकता है वो सब अत्याचार करता था। कहने का मतलब चैन से जीने नहीं देता था। तो ये 2 भाई जो है मुखर्जी नगर पहुंचे तो एक तो भैया वहाँ थे और भैया जो थे एकदम रंगीले शाह थे, हाउजन भैया थे। ये सब इनको बाद में मालूम चला कि भैया तो यहाँ के जो है मोहम्मद शाह रंगीले हैं। तो जब ये लोग भैया के क्वार्टर पे पहुँचे, कमरे पे, तो भैया अभी सोए हुए थे और भैया जब उठे हैं करीब 10 बजे आईएएस की तैयारी कर रहे थे भैया, और भैया 10 बजे तक सोए हुए थे। तो जब इनको सब पहुँचे वहाँ भैया के यहाँ पहुँचे तो भैया जब उठे तो भैया के मुंह से रात की दारू अभी उतरी नहीं थी और भभकारा मार रहे थे। खैर साहब जब ये सब पहुँचे तो सामान रख के हालचाल हुआ कि कहो कैसे इला लोगन, ऐसे वैसे कह के ओकरे बाद भैया जो है टिफ़िन मंगाए। तो ये तीनों लोग नाश्ता वाश्ता खाना वाना खाए। उसके बाद साहब अभियान शुरू हुआ
कि अब ये दोनों लोग के लिए जो है कमरा खोजा जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि भैया जो है वो मुखर्जी नगर के मोहम्मद शाह रंगीले थे, तो भैया इन दोनों को लेके मुखर्जी नगर में चाय के अड्डे पे पहुँचे। तो वहाँ भैया की मंडली पहले से इंतजार कर रही थी, और भैया के जाते ही वो तमाम मंडली सब जुट के, भैया आएगी ना, भैया आएगी ना। तो साहब भैया बोले कि ये 2 ठो नए लड़के आए हैं, तो इनको जो है कमरा दिलाना है। तो भैया जो है, भैया मुखर्जी नगर की मतलब एक एक उड़ती चिड़िया को पहचानते थे, कहाँ कमरा है, किस कमरे में कौन रह रहा है, भैया के पास पूरा डाटा था। वो अलग बात है कि भैया को प्रीलिम्स का एक को क्वेश्चन याद नहीं होता था, खैर वो बात की बात है। तो साहब भैया चले इनको कमरा दिखाने, तो रास्ते में भैया की 2-3 ठो सहेली भी मिल गई, तो वो सब भी लगी मदद करके कमरा खोजवाने। तो एक सहेली ने भैया से, जो रंगीले मोहम्मद शाह रंगीले भैया थे, उनसे कान में पूछा कि अलग अलग रहेंगे दोनों भाई कि एक का कमरा में रहेंगे? तो बोले नहीं नहीं, ये लोग उस टाइप के नहीं हैं, ये लोग एक का कमरा में रहेंगे। तो बोले पार्टनर मतलब अकेले रहेंगे कमरा में या कोई पार्टनर भी चल जाएगा? तो बोले नहीं, कोशिश कीजिए कि अकेले ही रूम मिल जाए दोनों को। तो बोले वो फीमेल पार्टनर चल जाएगी? तो भैया रंगीले भैया बोले नहीं नहीं नहीं, ये सब उस टाइप के लड़के नहीं हैं, ये सब पढ़ने वाले लड़के हैं, इन सब को सब नहीं चाहिए। तो लड़कियां पूछ रही थी कि मतलब अगर फीमेल पार्टनर चाहिए तो फीमेल पार्टनर के रूम में कहाँ कहाँ बेड खाली है, ये सब रंगीले भैया को और उनके सहेलियों को सब मालूम था। खैर साहब इन्होंने, दोनों भाइयों ने, ये शरीफ लोग थे, पढ़ने गए थे, तभी ना IAS बन गए। तो इन लोगों ने एक रूम ले लिया। तो ये मतलब अगला 1 दिन में ये रूम ले लिए और फिर जो है उस कमरे में ये स्थापित हो गए। तो अब साहब जब स्थापित हो गए तो पढ़ाई लिखाई का अब सिलसिला शुरू हुआ। तो अब उसमें ये बता रहे थे कि जब लड़का जैसे ही कमरे में सेटल होता है तो जाते ही सबसे पहले तो भैया एक खोजता है, उसके बाद भैया के बाद एक कमरा खोजता है। जब भैया और कमरा दोनों सेट हो जाते हैं तो फिर वो सबसे पहले खोजता है कोचिंग। अब साहब कोचिंग क्या है, वो तो मंडी सजी हुई है साहब, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर हो, चाहे लखनऊ कानपुर कहीं भी हो, मंडी है, पूरी मंडी। तो साहब अब आपको कोचिंग खोजनी है। हालांकि कोचिंग खोजनी चाहिए कि नहीं खोजनी चाहिए, अगर आप दिल्ली तैयारी करने गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस पर हम आगे वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि असल तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। तो खैर जो आम लड़का करता है वो जब ये कमरा जब सेट हो जाता है तो कोचिंग खोजने लगता है। तो साहब कोचिंग खोजने के तरीके क्या हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था, बाजार सजा है, और जैसे किसी भी रेड लाइट एरिया में अब शाम को सब सज धज के संवर के और लाली लिपस्टिक लगा के सब खड़ी हो जाती हैं ना, और ऐसे आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसे करके बुलाती हैं। ठीक वही रवैया है, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, इन मंडियों में कोचिंग्स का। ये बड़ी बड़ी होर्डिंग, उस पर यह बड़े बड़े टॉपर, और आप चले जाइए तो आपको लगेगा कि हे भगवान कौन से 5 स्टार होटल में आ गए, क्या गजब के उनके रिसेप्शन, और क्या खूबसूरत खूबसूरत मॉडल रिसेप्शन पे बैठी हैं, और आपको जाते ही लपक लेंगी कि आइए आइए, बस बस आप एकदम सही जगह आ गए हैं, अब आप यहाँ से IAS बन के ही निकलेंगे। इस प्रकार का वो ताम झाम और रिझाना और लटका झटका और जितना भी पॉसिबल है सब आपको इन कोचिंग्स में कम या ज़्यादा मिलेगा। अब सब लड़का बेचारा पूर्वांचल में जिला जौनपुर से गया है, अब वो वहाँ जाके भगवा जाता है कि हे भगवान हम ही कहाँ आ गए और कैसे डिसाइड करें। तो सब अब डिसीजन कैसे लेना है, तो डेमो क्लास। तो साहब बड़े बड़े महारथी वहाँ बैठे हैं, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन का डेमो क्लास, और डेमो क्लास में सर एकदम मतलब ऐसी ऐसी डेमोस्ट्रेशन होती है कि लड़का एकदम भकुआ जाता है कि हे भगवान यहाँ तो इतना ज्ञान का एकदम भंडार है साला, यहाँ तो ज्ञान का एकदम जैसे सोने के भंडार थे पुराने ज़माने में लंका में, वैसे एकदम ज्ञान का भंडार है, कितना हम ले पाएंगे, हमारी झोली तो इतनी बड़ी है ही नहीं जितना ज्ञान एक सब उड़ेल देंगे हमारे ऊपर।
तो सब ये डेमो वेमो लेके ना लड़का आके वही, अच्छा इस पूरे उसमें जो मोहम्मद शाह रंगीले वाले भैया है ना, वो बड़ी मदद करते हैं कोचिंग डिसाइड करने में। तो सब सब देख दाख के फिर लड़के आ जाते हैं चाय की सट्टी पे, अड़ी पे, जो हाँ चाय के जो अड्डे हैं, उन्हीं पे सर सारी पॉलिटिक्स और सारा भविष्य डिसाइड होता है। तो सब लौंडे जो हैं आके चाय की सट्टी पे आके बैठ जाते हैं, वो वहाँ से डिसाइड होता है कि कौन सी कोचिंग में एडमिशन लिया जाए। तो आम तौर पे सर जहाँ जितना ज़्यादा चकाचौंध, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली लफ्ज़ाजी, जितना बड़ा सेटअप, जितना बड़ा रिसेप्शन और जितनी बड़ी होर्डिंग, और देश के तमाम टॉपर उसी कोचिंग से तो निकले हैं पिछले साल। अब वो इतनी बड़ी बड़ी एक एक टॉपर की 30-30 फुट लंबी होर्डिंग, मतलब जयललिता की और करुणानिधि की भी इतनी बड़ी होर्डिंग नहीं लगती है तमिलनाडु में जितनी वहाँ टॉपर की लगती है। तो सब वो टॉपर देख के लड़का कहता है कि बस इसी कोचिंग, या किस कोचिंग का बहुत बड़ा नाम है, या किस कोचिंग का सबसे ज़्यादा प्रचार है, कौन कोचिंग अपने प्रचार में 5 करोड़ खर्चा किया है कि 10 करोड़ खर्चा किया है। सब इन्हीं सब चीज़ों से ना चकाचौंध डिसाइड होती है। तो सब इन चकाचौंध से आमतौर पे लड़के अपनी कोचिंग डिसाइड कर लेते हैं। जबकि तरीका क्या है कि साहब बिल्कुल भी जो अनुभवी लोग हैं, जो वहाँ 4-5 साल गंवा के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके जो बैठे हैं, या तो उन लोगों के अनुभव में आपको बता रहा हूँ, या वो लोग जिन्होंने वहाँ पे रह के साल 2 साल 3 साल तैयारी करके CSE क्रैक किया और आज वो IAS हैं, मैं उनके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ। तो मेरे एक मित्र हैं, वो ये बताते हैं कि अगर आपको कोचिंग डिसाइड करनी है तो सबसे पहले ये देखिए कि वहाँ कौन पढ़ा रहा है, जो पढ़ा रहा है उसका प्रोफाइल क्या है, उसने अपनी ज़िंदगी में कितना तीर मारा है, पहली बात। दूसरी बात, उसने क्या किस सब्जेक्ट से लेके पढ़ाई की है। अब सुनिए, कोचिंग इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि 99.99% फेलियर रेट है, और कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ाने वाले लोग 99.99% फेलियर्स हैं। ये बात सही है। तो साहब मेरे वो मित्र बताते हैं कि साहब फेलियर भी 2 किस्म का होता है। एक वो होता है जो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुआ, जैसे अभिमन्यु हुआ था। अभिमन्यु तो लड़ते हुए मरा था ना। और एक होता है जो जिंदगी में कभी युद्ध में गया ही नहीं, या गया ही भी तो छोड़ के भाग आया, मतलब जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो वो ना एक अधिकारी हैं, उनका नाम लेते हैं, मैं उनका नाम जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ। तब उन्होंने 4 अटेम्प्ट दिया, उन दिनों 4 ही अटेम्प्ट होते थे सवर्णों के लिए। उन सज्जन ने सर 4 अटेम्प्ट दिया, चारों बार मेन क्लियर किए, चारों बार इंटरव्यू दिए, और चारों बार इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए। तो साहब ये आदमी भी तो कहलाएगा तो फेलियर ही ना, पर 4 बार इंटरव्यू दिया ना। खैर साहब थोड़े दिन डिप्रेस रहे, गम गलत किए, पर उसके बाद तुरंत रिकवर किए और यूपी में आके PCS दिए, और PCS में ऑल यूपी में 2 रैंकिंग, नंबर 2 आए थे यूपी में। तो ठीक है, बेशक CSE का फेलियर था, पर PCS में आके टॉप रैंकिंग में आया ना। ऐसे आदमी को फेलियर नहीं कहते। ऐसा आदमी जो 1-2 बार मेंस क्लियर किया हो, 1-2 बार इंटरव्यू में बैठा हो, इंटरव्यू तक गया हो, ऐसा आदमी अगर आपको पढ़ा रहा है तो वो बात समझ में आती है। पर सब वो उस कोचिंग मंडी में ऐसे लोग जो सचमुच कहीं गए हैं, वो गिने चुने। अच्छा, दुर्भाग्य की बात है कि वो बेचारे अगर वहाँ बैठे भी हैं तो इतनी छोटी कोचिंग्स लेके बैठे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वो सब तो पढ़ने वाले लोग थे ना यार। तो वो इतना दंड-फंद, इतनी बड़ी हेराफेरी जानते ही नहीं है। तो वो बेचारे बहुत छोटे छोटे, उनके पास इतनी कुवत ही नहीं है कि वो इतना बड़ा करोड़ों अरबों का सेटअप लेके बैठ जाएं।
एक हैं बहुत बड़े कोचिंग वाले, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी आईएएस हो गए थे और या कर दिए थे वह कर दिए थे। वैसे मुझे आज तक उनका रिकॉर्ड मिला नहीं है कहीं, मैंने कई लोगों से जानने की कोशिश की है। सब कहते हैं कि हाँ हमने सुना है कि वो किसी होम मिनिस्ट्री में दिल्ली में 5-7 महीना तक थे पोस्टेड, पर कहीं से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। और वो श्रीमान जी अपना ओरिजिनल नाम भी नहीं बताते हैं। और खैर छोड़िए। तो साहब आपको सबसे पहले अपने जो बैंक में केवाईसी होता है ना, नो योर कस्टमर, बैंक अपने कस्टमर के बारे में जानना चाहता है। इसीलिए जब आप दिल्ली की कोचिंग मंडी में जा रहे हैं तो सबसे पहले नो योर टीचर, कि आपका टीचर कितने पानी में है और जो वो सब्जेक्ट पढ़ा कम से कम इंटरव्यू तक पहुंचा होना चाहिए, और जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है वो मेंस में उसको मिला होना चाहिए। तीसरी चीज है उसको एकदम ऑप्टिमम लेवल का नॉलेज होना चाहिए। बड़ी मजेदार बात है। वो कहते थे अब यूपीएससी को बहुत बड़ा विद्वान नहीं चाहिए। यूपीएससी कहती है कि हमको बीए से थोड़ा सा ऊपर और एमए से थोड़ा सा नीचे का नॉलेज चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हमको पीएचडी, एमफिल और डीलिट नहीं चाहिए। हमको बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी नहीं चाहिए। तो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि मान लीजिए यूपीएससी ने 4 फुट की एक रस्सी लगा रखी है, तो कहते हैं अगर आप 4.25 फुट कूदेंगे तो भी फेल है, अगर 4.25 फुट से निकल जाएंगे तो गुड है, बहुत अच्छा है, 4.25, 4.5, 5 निकल जाइए तब भी वेरी गुड है। पर अगर आप उस 4 फुट की रस्सी से 15 फुट ऊपर तक कूद जाते हैं तो यहां भी आप फेल है। यूपीएससी आपको फेल कर देगी। वो आपके आगे हाथ जोड़ते कि हे भाई, दुहाई भाई, हमको बख्श दो भैया, तुम्हारा इतना ज्ञान हम यूपीएससी वाले नहीं पचा पाएंगे। इसलिए भैया वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं बघारना है। इसलिए आपके टीचर को एकदम ऑप्टिमम लेवल जो होता है ना यूपीएससी सीएचसी का, उतना ही होना चाहिए। अगर आपका टीचर बहुत बड़ा ज्ञानी है तो उससे हाथ जोड़ दीजिए। अब बात ये होती है सर कि आखिर एक स्टूडेंट, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम आप सारा कुछ एक ही एपिसोड में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। बात ये सर, ये इतना सारी तहकीकात लड़का करेगा कैसे? अरे भैया, तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, तुम आईएएस बनने आए हो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो। ऐसी क्या जल्दीबाजी है कि आज ही कोचिंग तुमको ज्वाइन करना है? ज़रा जिस कोचिंग को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसका थोड़ा इतिहास, भूगोल, उसके टीचर्स का खंगाल लीजिए। एक बहुत बड़ी कोचिंग है, वो डेमो क्लास में तो साहब खुद आते हैं, और उसके बाद उनका वीडियो चलता है साल भर। उनके कोचिंग में हर 10वें दिन टीचर बदल जाता है। तो साहब किसी की वीडियो से आप वहाँ कोचिंग में पढ़ने के लिए 2 लाख रुपया दे रहे हैं। अच्छा, और लोग चुपचाप बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं कि साहब आप एक बहुत बड़े नामी कोचिंग को, जो कि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कोचिंग है, उसका मालिक आपको 2 दिन लफाजी किया, आपसे 2 लाख रुपया ले लिया, उसके बाद गायब हो गया, साल भर कभी दिखाई नहीं दिया, और उसका वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज आप पढ़ रहे हैं। इसी के लिए आपने 2 लाख रुपया दिया था। तो साहब अपनी कोचिंग से इतना तो पूछ सकते हैं ना कि सर ये जो लोग डेमो दे रहे हैं यही लोग पढ़ाएंगे ना? ऐसा तो नहीं कि ये आपने कहीं से इंपोर्ट किए हैं और सिर्फ 3 दिन के लिए डेमो क्लास लेने आए हैं। जो एक्चुअल टीचर, अरे भैया लड़की कोई और दिखाओगे, ब्याह किसी और से नहीं कर दोगे, ऐसा होता है क्या? तो टीचर कोई और दिखाओगे और पढ़ाने लगेगा साल बाद, 6 महीने बाद 3 महीने बाद, 1 महीने बाद कोई और, ये चलता है क्या? तो अपनी कोचिंग से ये लिखवाइए, बाकायदा एफिडेविट लीजिए, बॉन्ड भरवाइए कि जो डेमो ले रहा है वही पढ़ाएगा सारा साल, तब दूंगा पैसे, नहीं तो पूरे पैसे वापस ले लूंगा। ये सारे स्टूडेंट्स, इतना बड़ा वहाँ लाखों स्टूडेंट पढ़ता है, आप लोग अपनी एक ग्रुप बना के, एक प्रेशर ग्रुप बना के कोचिंग से ये रिटर्न में क्यों नहीं ले सकते कि जो डेमो में दिखाया था टीचर वही पढ़ाएगा साल भर? ये पॉइंट वाली बात है कि नहीं? इसको कीजिए। जितने स्टूडेंट्स ये ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर और दिल्ली, कानपुर, कोटा इधर उधर बैठे हैं, अपने कोचिंग वाले से लिखित बॉन्ड भरवाइए कि जो टीचर आज डेमो लिया है वही टीचर पढ़ाएगा क्लास में, सारा सिलेबस वही कराएगा। हम कोचिंग नहीं सिलेक्ट करते हैं,
हम टीचर सेलेक्ट करते हैं और टीचर पे फोकस कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगले एपिसोड में इसी पॉइंट को हम आगे इलेबोरेट करेंगे कि नो योर टीचर में और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और आजकल इन कोचिंग्स में चल क्या रहा है। नए भोले भाले गांव से आए देहात के बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए ये कौन कौन सा दंड फंद अपनाते हैं। ये एकदम, मैंने कहा ना, एकदम प्योर गणिकाएं हैं साहब, बाजार में एकदम सज धज के खड़ी हुई लिपस्टिक लगा के, वो कैसे कैसे स्टूडेंट्स को रिझाती हैं, ये हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पर फोकस कीजिए कि डेमो में जो टीचर क्लास लेता है वही पढ़ाएगा साल भर, तब दूंगा 2 लाख रुपया। इस पर फोकस कीजिए। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।